Hello, bachcho. Welcome to all of you in this chemistry class. पिछले क्लास में हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में बात कर रहे थे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस तरह से बनाते हैं, उसका कंसंट्रेशन कैसे करते हैं और उसके बाद फिर उसका किस तरह से आयतन को किस तरह से व्यक्त किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के भौतिक और रासायनिक गुण इस पर डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास का टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के गुण। उस दिन भी थोड़ा बहुत बताया था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड रंगहीन गाढ़ा द्रव है। पेरोक्साइड जल, अल्कोहल और ईथर में विलय होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का घनत्व 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.4425 है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्वथनांक 152 और हिमांक -0.41 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने क्वथनांक पर अपघटित होने लगता है, इसलिए इसका आसवन कम दाब पर आसवन से किया जाता है, जिससे कि इसका जब कम दाब कर देते हैं तो अपने क्वथनांक पे पहुंचने से पहले ये वाष्पित हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से उनके अणु आपस में जुड़े होते हैं। जल की अपेक्षा अधिक संगुणित द्रव होता है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अधिक होता है। ये प्रबल ऑक्सीकारक गुण होता है और अस्थायी प्रकृति के कारण H2O2 का आयनकारी विलायक के रूप में उपयोग होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड त्वचा पे फफोले डालता है। निर्जल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रकाश में विस्फोट के साथ जल और ऑक्सीजन गैस में अपघटन होता है। इस तरह से प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है, इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जलीय विलय प्रकाश के प्रभाव से धीरे धीरे अपघटित हो जाता है। इसलिए इससे बचाने के लिए इसको गहरे भूरे रंग की बोतल में रखा जाता है ताकि ताप उतना ना पहुंचे। अब आ जाते हैं इसके रासायनिक गुण पे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रासायनिक गुण। सबसे पहला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन होने पे क्या होता है, ये जल और ऑक्सीजन में टूट जाती है गर्म करने पे। प्लेटिनम ब्लैक या सूक्ष्म विभाजित सिल्वर, गोल्ड, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट आदि धातुओं या भारी धातु आयनों या एमोनोटो की अल्प मात्रा की उपस्थिति में इसका अपघटन शीघ्रता से होता है। उसके अलावा फास्फोरिक अम्ल, एथिल अल्कोहल, ग्लिसरॉल, एसिड एनिलाइट की उपस्थिति में इसके अपघटन की दर बहुत कम हो जाती है और इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। उसके अलावा दूसरा गुण है इसकी अम्लीय प्रकृति। शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिटमस को लाल कर देती है, परंतु हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तनु जलीय विलयन लिटमस के प्रति उदासीन रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये एक दुर्बल अम्ल है।
तो दुर्बल अम्ल के कारण ये लिटमस पे इसका जब जलीय विलयन होता है तो उस पर लिटमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके अलावा तनु जलीय विलयन में हाइड्रोजन परऑक्साइड जल से अधिक विलय है। हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन में सोडियम कार्बोनेट का विलयन डालने पर सोडियम परऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में H2O2 अम्ल का व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो अम्ल का टेस्ट जब हम करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो वही क्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट के बीच होती है जिसको इसकी अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करता है। उसके अलावा और भी रिएक्शन है इसके जो इसकी अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में हाइड्रोजन परऑक्साइड डालने पर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट H2O2 के अपघटन को प्रेरित करता है। उसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन से जब इसका रिएक्शन होता है तो ये हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड बनाता है। तो ये अभिक्रिया भी इसके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती है। अब आ जाओ हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऑक्सीकारक गुण। हाइड्रोजन परऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों विलयनों में ऑक्सीकारक है। अम्लीय विलयन में भी और क्षारीय विलयन में भी ये ऑक्सीकारक का काम करता है। इसमें दो तरह के आयन बनते हैं, एक OH2- एक H और OH-। तो H2A2 का अपचयन जब होता है तो ये जो H2O2 है अम्लीय माध्यम में H2O में पहले बदल जाता है और दूसरे तरह का एक तो 2H+ आयन बनता है और दूसरा HO2- बनता है और दोनों ही ये जल से क्रिया करके OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है और यहाँ हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन परऑक्साइड क्रिया करके क्या बनाती है, वाटर मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु इस क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकारक के रूप में तब काम करेगा ये जब इसका अपचयन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 से इसकी जो है ये ऑक्सीकारक है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या बदल जाती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में -1 है और यहाँ -2 है। तो इस तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों विलयन में ऑक्सीकारक है क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, जल, और इधर क्षारीय माध्यम में इसका HO2- आयन जो है वो जल से क्रिया करके हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। अब इसके ऑक्सीकारक गुण विभिन्न केमिकल्स का ये ऑक्सीकरण कर देता है। जैसे कि लेड सल्फेट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। लेड सल्फेट का रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड से होता है तो ये ऑक्सीकृत हो जाता है लेड सल्फेट और साथ में जल बनता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड पोटेशियम नाइट्राइट को पोटेशियम नाइट्रेट में बदल देती है। सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत कर देती है। उसके अलावा ये सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है और सल्फर डाइऑक्साइड से, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये सारे रिएक्शन इसके ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्रिया करके ये इसको सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है। उसी तरह पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करके इसको आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देती है। पोटेशियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में जब H2O2 से रिएक्शन करता है तो आयोडीन, पोटेशियम सल्फेट और वाटर बनता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके हाइड्रोजन परऑक्साइड के। हाइड्रोजन परऑक्साइड का अम्लीय विलयन फेरस लवण को फेरिक लवण में कन्वर्ट कर देता है। फेरस सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन होता है तो ये फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में बदल जाता है। उसी तरीके से पोटेशियम फेरोसाइनाइड
अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड में बदल जाता है और साथ में ये प्रोडक्ट बनते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा क्षारीय विलयन में मैग्नस ऑक्साइड का मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये मैग्नस ऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्रिया करके ये किसमें ऑक्सीकृत हो जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा क्षारीय विलयन में क्रोमियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्रोमाइट का क्रोमेट में ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे ये है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय माध्यम में ये क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करता है क्रोमिक हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड से, तो सोडियम क्रोमेट बनता है और साथ में क्या बनता है, सोडियम क्रोमेट और वाटर। इसी तरह से सोडियम क्रोमाइट का रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोजन परऑक्साइड से होता है तो ये सोडियम क्रोमेट और जल बनाता है। अब ये तो थे ऑक्सीकारक गुण, उसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। जैसे कि अभी बताया कि ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में ये काम करता है। अब आ जाओ इसके अपचायक गुण। हाइड्रोजन परऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यमों में प्रबल ऑक्सीकारकों के प्रति अपचायक का कार्य करता है। हाँ बोलो, क्या कहना है? हाइड्रोजन परऑक्साइड जब अपचायक का कार्य करता है तो ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस तरह से H2O2 ऑक्सीकरण होता है तो O2 मुक्त होती है, यानी 1 मोल O2 जो है वो 1 मोल H2O2 से मुक्त हो रही है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के कुछ अपचायक गुण यहाँ रिएक्शन में दिए हैं, जैसे कि ये सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करके इसको सिल्वर में अपचयित कर देता है और गोल्ड आरिक ऑक्साइड से रिएक्शन करके इसको गोल्ड में अपचयित कर देता है। बाकी ये सारे ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन में मुक्त होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा लेड डाइऑक्साइड का लेड मोनोऑक्साइड में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये में कन्वर्जन हो जाता है। उसके अलावा क्लोरीन से इसकी क्रिया होती है। ओके, ठीक है, बता देंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा क्लोरीन का हाइड्रोजन क्लोराइड में अपचयन होता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। 2 मिनट। ओके, क्या पूछा है? कैटाकॉल का फॉर्मूला C6H6O2। इसका हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? हाइड्रोजन पर अब आगे रिएक्शन आ जाओ, इसकी क्लोरीन से क्रिया, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरीन से।
क्लोरीन से क्रिया होती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। और साथ में पोटेशियम परमैंगनेट का जब अम्लीय विलयन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्रिया होती है तो पोटेशियम परमैंगनेट मैग्नस सल्फेट में बदल जाता है और साथ में ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये पूरा कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। इसी तरह से पोटेशियम फेरिसाइनाइड, क्षारीय पोटेशियम फेरिसाइनाइड H2O2 से रिएक्शन करके पोटेशियम फेरोसाइनाइड में बदल जाती है और साथ में O2 मुक्त होता है। सोडियम पेरोक्साइड द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोडियम क्लोराइड में अपचयन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन निकल जाती है तो इसका NaCl में अपचयन हो जाता है। इसी तरह मैग्नीज डाइऑक्साइड को ये मैग्नस सल्फेट में अपचयित कर देती है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ओजोन का ऑक्सीजन में अपचयन अभिक्रिया, ओजोन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओजोन की क्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से होती है तो वाटर बनता है और ये ऑक्सीजन में बदल जाती है। और रिवर्स रिएक्शन भी इसका है, स्पेशल कुछ कंडीशन लगाने से तब इन दोनों के रिएक्शन से ओजोन भी बनती है। अब है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्रिया। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये H2O2 से रिएक्शन होता है। पहले अम्ल जब मिलाया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में तो ये बनता है ब्लू पर क्रोमेट बनता है और जिसका रिएक्शन H2O2 से होता है तो क्रोमियम डाई पेरोक्साइड बनता है और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ब्लू पर क्रोमेट या क्रोमियम डाई पेरोक्साइड की संरचना। अब है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की टाइटेनिक सल्फेट से क्रिया। दिस इज टाइटेनिक सल्फेट TiSO4 और ट्वाइस H2O2 से रिएक्शन होता है अम्लीय माध्यम में तो पेरोक्सो संकर, इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और इस में जो आयन है TiO2 उसकी जो संरचना है इस पूरे की सल्फेट छोड़ करके उसकी संरचना इस तरह से होती है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड से क्या क्रिया होती है? नाइट्रिक एसिड बनता है इसमें और परनाइट्रिक अम्ल बनता है। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्रिया होती है तो नाइट्रिक एसिड बनता है। उसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का के ब्लीचिंग गुण, जिस तरह से ये नेसेंट ऑक्सीजन देती है और इससे रेशम, ऊन, बाल आदि के रंग उड़ाए जा सकते हैं, इसको कहते हैं इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। अब है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उपयोग। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मृदु ऑक्सीकारक गुणों के कारण रेशम, ऊन, पंख, बाल, तिनके, हाथी दांत आदि कोमल वस्तुओं का विरंजन करने में प्रयुक्त होता है। इन वस्तुओं का विरंजन क्लोरीन द्वारा नहीं किया जाता। उसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तन विलयन एंटीसेप्टिक के रूप में घाव धोने, गरारे करने, दांत और नाक कान साफ करने में भी काम आता है। उसके अलावा इसका उपयोग अपचायक गुणों के कारण एंटी क्लोर के रूप में अर्थात क्लोरीन से विरंजन करने के उपरांत और शेष बची क्लोरीन का हाइपोक्लोराइड की अल्प मात्रा को दूर करने में किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोडियम परमैंगनेट के सांद्र विलयन के साथ उपयोग रॉकेट, पनडुब्बियों, टारपीडो के लिए नोदक के रूप में होता है। H2O2 स्वयं रॉकेट ईंधन के रूप में या किसी अन्य ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि इससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। द्रव H2O2 का द्रव हाइड्रोजन के साथ रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा 5वां नंबर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मृदु ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग पुराने तेल चित्रों का सफेद रंग काला पड़ जाने पर उनको पुनः सफेद करने में होता है क्योंकि ये इसका विरंजन गुण है। वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा लेड के यौगिक काले पड़ जाते हैं क्योंकि काला लेड सल्फाइड
बन जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड काले लेड सल्फाइड को सफेद लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। उसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग पर एसिड और पर साल्ट, पर बोरेट, पर कार्बोनेट आदि बनाने में होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रयोगशाला में टाइटेनियम और क्रोमियम के परीक्षण में अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का 30% विलयन मृदु ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड का परीक्षण किस तरह से कर सकते हैं? इसमें 2 रिएक्शन बताए थे। टाइटेनिक सल्फेट के अम्लीय विलयन पे हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाने पे टाइटेनियम 4 का पराक्सो संकर बनने के कारण गहरा नारंगी पीले रंग का विलयन प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। उसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड फेरस सल्फेट की उपस्थिति में भी पोटेशियम आयोडाइड के विलयन से आयोडीन करती है। अब इसका संगठन, इसके 17 भाग अपघटित होकर 8 भाग ऑक्सीजन और 9 भाग जल देते हैं। ये ज्ञात किया था थीनार्ड नामक वैज्ञानिक। इसका मूलानुपाती सूत्र HO है। वाष्प घनत्व हाइड्रोजन परऑक्साइड का 17 है तो अणु सूत्र हो जाता है 34, अणुभार 34 हो जाता है और सूत्र H2O2। अब इसकी संरचना 2 सूत्र है इसके, किंग जेट सूत्र और बेयर सूत्र। इसमें इस सूत्र को ज्यादा मान्यता दी गई है कि ये सूत्र ज्यादा सही होता है। उसके अलावा अन्य भौतिक विधियों से जब इसका अध्ययन किया गया तो इसकी संरचना इस तरह से होती है, HOOH। इस तरह से एक किताब की तरह इसकी संरचना, इस तरह से उल्टी किताब खोल करके रखी जाए तो इस रूप में इसकी संरचना होती है। तो इस तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड के रासायनिक गुण, उनके उपयोग, ये सारी चीजें आज के क्लास में तुम लोगों ने जाना। उसके बाद हम थोड़ा सा एक बार फिर से इस तरह से इसका कंसंट्रेशन निकालते हैं, उसके बारे में फिर से हम तुम लोगों को दिखा के बता देते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था, वो अभी अपलोड नहीं हो पाया है, हो जाएगा तो तुम लोगों को भेज देंगे। तो यहाँ देखो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, किस तरह से इसको व्यक्त करते हैं। पहला क्या है, आयतन में व्यक्त करना। एक आयतन हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन का पूर्ण अपघटन करने पर उससे प्राप्त ऑक्सीजन गैस का एनटीपी पर जो आयतन होगा उसके रूप में हाइड्रोजन परऑक्साइड की सांद्रता व्यक्त की जाती है। जैसे 20 आयतन H2O2 से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 मिलीलीटर H2O2 विलयन का पूर्ण अपघटन करने पर एनटीपी पर 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अब इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, यानी कि 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा के रूप में हाइड्रोजन परऑक्साइड की सांद्रता प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। उसके अलावा मोलरता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन परऑक्साइड के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो ये सारी चीजें जब याद होंगी कि मोलरता की डेफिनेशन क्या है, यानी 1 लीटर में कितने मोल हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के, वो उसकी मोलरता कहलाती है। नॉर्मलता जो होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन परऑक्साइड के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो या तुल्यांक कैसे निकालते हैं? अब जैसे कि H2O2 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो H2O2 का अणु भार, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका तुल्यांकी भार निकलेगा। तो एक तुल्यांक H2O2 में हाफ मोल H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड होगी। तो H2O2 का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? H2O2 का अणु भार बटे 2, अणु भार निकाल करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका तुल्यांकी भार आएगा। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन की मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध है? H2O2 विलयन की नॉर्मलता इज इक्वल टू 2 इंटू मोलरता। तो ये चीजें याद होंगी, तब कैलकुलेशन आराम से कर पाओगे। अब आगे चलते हैं।
हाइड्रोजन परऑक्साइड की आयतन में व्यक्त सांद्रता को प्रतिशत सांद्रता में व्यक्त करना कैसे करते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का अपघटन निम्न समीकरण द्वारा होता है। ऐसे H2H2O अपघटन करेंगे तो 2H2O जल बना और ऑक्सीजन, यानी 2 मोल, यहाँ 2 लगाए आगे, 2 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड से 1 मोल ऑक्सीजन। अब ग्राम में बाहर निकालना है तो H2O2 का जो अणु भार होगा वो 34 है, क्योंकि 2 है आगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 68 ग्राम। और यहाँ ऑक्सीजन कितनी मिल रही है? 32 ग्राम। और एनटीपी पे 1 मोल ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। अब कैसे इसको निकालेंगे? माना H2O2 विलयन की आयतन में सांद्रता V आई है, तो हमको 1 ml में H2O2 के 1 ml विलयन के अपघटन से एनटीपी पर, अब कहीं पे अगर V आयतन H2O2 लिखा है, इसका मतलब H2O2 के 1 ml विलयन के अपघटन से एनटीपी पर प्राप्त ऑक्सीजन 3 ml है। तो 100 ml में निकालेंगे तो प्रतिशत मात्रा मालूम हो जाएगी। तो H2O2 के 100 ml विलयन के अपघटन से एनटीपी पे प्राप्त O2 100 into V हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन पे आ जाते हैं कि एनटीपी पर 22.4 लीटर को 22,400 ml लिखेंगे। एनटीपी पर 22,400 ml O2 कहाँ से मिल रही है? इस 68 ग्राम H2O2 से। तो अब हमें इतने में निकालना है कि कितनी ऑक्सीजन मिल रही है। तो एनटीपी पर 100 इंटू V ml H2 कहाँ से प्राप्त होगी? इतने बटे इतने इंटू 100 इंटू V। अब H2 यही 100% में जो निकाल रहे हैं हम, यही इसकी प्रतिशत मात्रा है, तो हो जाएगा H2O2 विलयन की प्रतिशत सांद्रता। इस पूरे को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे V का जो मात्रा होगी उसको रखेंगे तो हमें H2O2 की प्रतिशत सांद्रता मालूम हो जाएगी। अब इसका एक एग्जाम्पल में देखो, मान लो 20 आयतन H2O2 विलयन की सांद्रता निकाल ली है, तो प्रतिशत सांद्रता का सूत्र ये बन गया। इस सूत्र को याद करना है, 68/22,400 इंटू 100 इंटू V। अब V इंटू V की जगह हमें 20 रखना है, तो 100 इंटू 20 हो जाएगा और इसकी प्रतिशत सांद्रता निकल आएगी। इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 आयतन वाले H2O2 की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करो, जिसको इस तरह से लगाया जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है, 68/22,400 इंटू 100 इंटू V। उसके बाद आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 4.56% सांद्रता के हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन की आयतन में सांद्रता। तो प्रतिशत सांद्रता का सूत्र ये होता है, प्रतिशत सांद्रता यहाँ दी है, इसको यहाँ रखेंगे, तब V इज इक्वल टू ये फार्मूला हो जाएगा, वैल्यूज रखोगे तो आंसर आ जाएगा। अब है हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन की आयतन में व्यक्त सांद्रता को मोलरता और नॉर्मलता में व्यक्त करना। तो 2 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड से 1 मोल ऑक्सीजन मिल रही है, और 1 मोल ऑक्सीजन जो बराबर होती है 22.4 लीटर एनटीपी पे। तो एनटीपी पे 22.4 लीटर O2 कहाँ से मिल रही है? 2 मोल ऑक्सीजन से। तो H2O2 विलयन की आयतन में सांद्रता क्या दी हुई है? V आयतन। तो H2O2 विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी? 2/22.4 इंटू V। H2O2 विलयन की नॉर्मलता होगी 2 इंटू H2O2 विलयन की मोलरता, तुल्यांक प्रति लीटर। अब इसको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। 20 आयतन H2O2 विलयन की मोलरता की गणना किस तरह से करेंगे? विलयन की मोलरता बराबर होता है 2/22.4 इंटू V मोल, जो पहले हमने फॉर्मूले में निकाला। V क्या है? V इज इक्वल टू H2O2 विलयन की आयतन में सांद्रता, जो कि दी हुई है 20 आयतन। अब विलयन की मोलरता, अभी V की जगह 20 रखेंगे तो मोल प्रति लीटर आ गया। अब विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है 2 इंटू मोलरता, तो इसको रखने पे हमें उसकी नॉर्मलता मिल जाएगी। तो इस तरीके से
क्या पता चला हमें कि इसकी आयतन की गणना किस तरीके से करते हैं। तो ये हमने पिछले क्लास में भी बताया था और अभी फिर दोबारा बता दिया। क्या पूछ रहे थे तुम? कुछ पूछा था? अमन पटेल, कुछ पूछा था तुमने? नो मैम। हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैटेकॉल का पूछ रहे थे। C6H6O2 होता है बेंजीन रिंग में, इसमें 2 OH लगे होते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ, बेंजीन रिंग में 2 OH लगा होगा तो वो कैटेकॉल कहलाता है, और अणु सूत्र होता है C6H6O2।